हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन इन द परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। मैं अपने वीडियो इस पे लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। पहले वो पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर ही आप इसको समझ पाएंगे। बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा कंपटीशन होता है? जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। होमोजीनियस कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इस टाइप तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और सारी सबकी कॉस्ट एक जैसी होती है, सबकी प्राइस सेम होती है। इसलिए सब सारे के सारे बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसमें है कि इसमें बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। और जो एक लास्ट पॉइंट है जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास एक होती है यहाँ पे इंडस्ट्री, जो कि प्राइस बनाती है। प्राइस क्या होती है? मेकर, पीएम। और फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। तो फर्म का तो काम है कि भैया जो इंडस्ट्री बोलेगी वो हम प्राइस ले लेंगे, बट इंडस्ट्री कहाँ से प्राइस लेके आएगी? तो इंडस्ट्री प्राइस कहाँ से लाती है? बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड पोजीशन में होता है और डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। ठीक है। तो पहली बात, क्यों? क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। और अगर उसकी प्राइस कम होगी तो आप उसे ज्यादा खरीदोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप। उसी तरीके से सप्लाई क्या होता है? प्राइस, अगर ये डिमांड क्यों कम ऑपोजिट क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर को तो कम प्राइस पे चाहिए ना, बट जो सप्लायर होता है उसे तो हाई प्राइस पे बेचना है। तो जैसी प्राइस मार्केट में बढ़ेगी, सप्लायर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, और प्राइस कम होगी तो अपनी क्वांटिटी को कम कर देगा। तो इसलिए हमेशा इन दोनों का रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव। इसलिए स्लोपिंग जो कर्व होता है वो हमेशा इसका अपवर्ड होता है। अब फर्म क्या कहती है, इंडस्ट्री क्या कहती है? इंडस्ट्री ये कहती है कि जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम अपनी प्राइस ले लेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि वो ये कहती है कि डिमांड भी किसी चीज की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो सप्लाई कैसे होगी? खराब हो जाएगा सामान। सप्लाई भी कम नहीं होनी चाहिए। डिमांड अगर बहुत ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट की और सप्लाई नहीं है, तो अंडर सप्लाई की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी नहीं चाहती। इसलिए वो हमेशा ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एक्स पॉइंट को लेगी, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है। अब और ये जो फॉर एग्जांपल जो भी प्राइस इसने सेट कर दी वो फर्म ले लेगी, तो फर्म के पास ये वाली प्राइस आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी फर्म की प्राइस। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो आपको मुझे समझ में आएगा। सो पहला इसका जो न्यूमेरिकल है, देखिए ये न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे प्राइस दे रखी है। ये मार्केट डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड, और ये आपको दे रखी है क्वांटिटी सप्लाई। अब आपको ये तो पता है कि प्राइस वाई एक्सिस पे आती है और क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई एक्स एक्सिस पे आते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। प्राइस हम कैसे ले लेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। और डिमांड हम ले सकते हैं 4 के गैप। जैसे यहाँ पे आपने 8 ले लिया, फिर आपने 12 ले लिया, देन 16, 20 और मैक्सिमम है 24। अब इसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वांटिटी डिमांड, और पहले हम डिमांड को बनाते हैं। तो डिमांड का 6 पे क्या है? 16। तो 6 पे पहली है आपकी 16। ठीक है। मैं इसको बनाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना है। 6 पे आपका 16 है, 5 पे बढ़ता जा रहा है 18, देन 4 पे 20, देन 22 एंड देन 24। ठीक है। अब उसी तरीके से आप सप्लाई बनाएंगे। सप्लाई कर्व क्या है आपका? 6 पे 24 है, तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है 6 पे 24, देन 5 पे 22, इस तरीके से आप बना लेंगे। 4 पे 20 एंड देन 3 पे 18। 3 पे हो गया आपका 18 एंड आपका
टू पे हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। आपको मैंने बताया था कि सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट पे दोनों की जो क्वांटिटी डिमांड है और क्वांटिटी सप्लाई है, दोनों क्या है 20। और ग्राफ से तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट आप अगर आप यही देखोगे, यहाँ पे ही देखोगे, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो वो पॉइंट जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होता है, वो हमारा पॉइंट हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी हो जाएगी, 4। 4 प्राइस हमें रखनी है अपनी उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इक्वल होगी। तो 20 इकोनॉमी में 20 डिमांड और 20 सप्लाई होगी, जो कि बिल्कुल एप्ट होगी, जो कि इक्विलिब्रियम होगी। और हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 4 होनी चाहिए। तो ये बहुत ईजी है। प्राइस 4 और 20 क्वांटिटी, ये तो डिसाइड कर लिया इंडस्ट्री ने। लेकिन ये हो गया प्राइस मेकर, लेकिन इसको लेगा कौन, प्राइस टेकर। तो फर्म इधर होगी प्राइस टेकर, और उसको 4 प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना है। और उसका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, 20। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये इंडस्ट्री का ग्राफ हो गया। यहाँ पे आप बना सकते हो, आगे इसको एक्सटेंड करना होता है वैसे। ये हो गया फर्म का ग्राफ। ठीक है, और इसको आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो ये हो जाएगी आपकी एट प्राइस। ओके, यही मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, ये क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड है, ये प्राइस है। यहाँ पे आपकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 4, बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये वाली 4 प्राइस इसने अडॉप्ट कर ली, किसने, फर्म ने। ठीक है, और इसका एक और फीचर होता है परफेक्ट कंपटीशन में कि ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, ए आर एम आर के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉफिट कंपटीशन नहीं बताया, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं बताया। पहले मैंने पुरानी वीडियोस में मैंने ए आर एम आर के बारे में भी बता रखा है। अब ऐसा क्यों होता है कि ए आर एम आर और प्राइस इक्वल होते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपटीशन? क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट की सेम प्राइस होती है। जैसे आपका जो टी आर होता है, टोटल रेवेन्यू, जितनी आपने क्वांटिटीज बेची और हर क्वांटिटी का कितना प्राइस है, वो होता है टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 10 है और मैंने उसके 100 है और 10 यूनिट्स बेच दिए, तो मुझे कितने का टोटल रेवेन्यू हो गया, 1000 का। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटीज बेची है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, 10, 100 सॉरी, एवरेज रेवेन्यू हो गया 100, और प्राइस भी कितनी थी, 100। तो एक चीज क्लियर होगी कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है। अब मार्जिन रेवेन्यू क्यों सेम होता है, मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल जो भी हम क्वांटिटी बेचते हैं या एडिशनल क्वांटिटी में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होता है। तो जो एमआर होता है वो होता है एडिशनल क्वांटिटी ऑफ टीआर। तो हमने जैसे कि सेकंड क्वांटिटी हमने बेची फॉर एग्जांपल 50,000 की, एक दो क्वांटिटी, ठीक है, और एक क्वांटिटी कितने की हो गई, 25,000 की। ठीक है, अब प्राइस प्रॉफिट कंपटीशन में क्या होता है, प्रॉफिट कंपटीशन में ये होता है कि प्राइस जो होती है प्रोडक्ट्स की सेम होती है। तो 3 पे आप कितना बेचोगे, 25,000 का 75,000। 4 पे आप कितना बेचोगे, कितना हो गया, 1 लाख। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, टी आर बना लेती हूँ मैं, एम आर बना लेती हूँ। ठीक है, ए आर तो हमारा आ ही गया है, कितना है, 100। टी आर हमारा कितना, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, पहला हमारा 25,000 हुआ है एक यूनिट पे, दूसरा यूनिट पे 50,000 हुआ है, तीसरा यूनिट पे 75,000 हुआ है, और चौथे यूनिट पे हमारा 1 लाख हुआ है। यूनिट पे मतलब हर उसकी प्राइस थी 25,000 और क्वांटिटी हमने ऐसे करके निकाली है। ठीक है, अब एमआर क्या होता है, सेकेंड यूनिट को फर्स्ट यूनिट से माइनस करना। पहला तो हो गया 25,000, दूसरा हो गया 50,000 माइनस 25,000, 25,000, तीसरा हो गया 75,000 माइनस 50,000, 25,000। ऐसे ही 1 लाख माइनस 75,000, 25,000। अब आप देखो हर पॉइंट पे एमआर कितना आ रहा है, 25। इसीलिए बोला जाता है कि ए आर एम आर और प्राइस तीनों सेम होते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि हर प्रोडक्ट की प्राइस
सेम। ठीक है, तो यही मैंने आपको इसमें भी बताया। अब नेक्स्ट है, देखिए इसमें इन्होंने, इनके पास इंडस्ट्री है, इनके पास फर्म है, तो इनके पास प्राइस भी है। प्राइस है 2 से लेकर 6 तक। क्वांटिटी डिमांड है, जैसे प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है। फर्म का क्या है, प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड है। आप टी आर कैसे निकाल सकते हो, पी इंटू क्यू, ए आर इक्वल्स टू पी होता है। तो आप ये देखो कि ए आर, एम आर और प्राइस तीनों चीजें सेम है, तो ए आर बी इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर। समझिए ऐसे, क्यों? क्योंकि जब टी आर होता है, टी आर मैंने आपको बताया हर यूनिट की प्राइस और कितनी यूनिट्स बेची है, तो ये 0 हो गया। ये कितना हो गया, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 8 आ गया, 4 इंटू 3 12 आ गया, 4 इंटू 4 आ गया 16। ठीक है, ऐसे ही ए आर कितना होता है, ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो टी आर कितना है आपका, 0 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 0, सॉरी ए आर हो गया टी आर अपॉन क्वांटिटी। तो आपका जो, इसमें मुझे लग रहा है गलत दे रखा है, ये 0 आएगा। कभी कभी नोट्स गलत हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से सही से पढ़ना चाहिए। 0 आएगा ये। 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, ये सही आ गया। एम आर है, एम आर को आपको माइनस करना पड़ेगा। 0 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4। ये मैंने आपको पहले भी सेम अभी बताया 1-2 मिनट पहले, और वही चीज आ गई, ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू एम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन नेट में क्या आता है कि क्या ये कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन की सही है या नहीं, तो आपको करना है हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये कह रहा है सीधा सीधा कि अगर आप अपनी डिमांड को इंक्रीज करते हो तो आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इक्विलिब्रियम की जो डिसाइडेड हुई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत इजी है, इस डायग्राम को समझाती हूँ मैं यहाँ पे बना के। ये इसका पहले आप ये समझिए कि पहले तो आपका सप्लाई कर्व ये हो गया अपवर्ड। ठीक है, यहाँ प्राइस हो गया या क्वांटिटी डिमांड हो गया, क्वांटिटी सप्लाई हो गया। अब ये कह रहा है ये हो गया हमारा डिमांड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई। इसको आप मान लो पी। ठीक है, और ये मान लो आप क्यू। ये पॉइंट हो गया क्यू और ये पॉइंट हो गया आपका पी। अब वो ये कह रहा है कि डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी, तो हमारा नया कर्व कौन सा हो गया, D1 D1, नया कर्व हो गया। जब भी कभी भी नया कर्व आता है, और मतलब जब इंक्रीज होता है, ऊपर आ जाता है कर्व, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा कि ये मैं बता भी क्यों रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया Q1 और ये हो गया P1। तो जब आपकी डिमांड ये इस पॉइंट पे थी, तब आपकी P1, जब आपका DD डिमांड कर्व है, तब प्राइस है और क्या है, क्वांटिटी। और जब D1 है तो प्राइस हो गया P1 और Q1, मतलब बढ़ गई। ये मैंने इसलिए बताया, बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा, ये इसलिए बताया क्योंकि नेट में क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव। वो ये पूछ लेते हैं कि जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस और क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। उस टाइम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लिख करना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ग्राफ में आपको सबको समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जब डिमांड डिक्रीज हो, अब मैं वो भी बताती हूँ आपको, वो भी आप समझ जाओगे। डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बहुत इजी है। जब भी कोई अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जल्दी से अपना ग्राफ बनाना। ये हो गया सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, फटाफट से आपकी ये हो गई क्वांटिटी और ये हो गई प्राइस। क्या कह रहा है, डिमांड कर्व नीचे आ गया, कम हो गया, D1 नीचे आ गया, तो उससे और पॉइंट ये है एस का, तो आपकी दोनों चीजें कम हो गई, क्वांटिटी 1 और P1 हो गया ये। तो अब ये क्या कह रहा है कि जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है। ठीक है,
तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। अब एक और चीज आई, अभी कह रहा है कि सप्लाई को अगर आप चेंज करोगे तो क्या होगा। अब फिर एक और केस आ गया। ये क्वेश्चन लगते हैं बट ये आते हैं, ये घुमा फिरा के जेआरएफ में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया सप्लाई कर्व। अब वो क्या कह रहा है कि डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया S1 S1। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ। पहला तो आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे क्या है, Q और P। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, समझो। आप समझ में आएगा मैं क्या क्यों आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ। उसमें दोनों चीजें क्या हो रही थी, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें दोनों चीजें बढ़ रही थी, प्राइस भी बढ़ रही थी, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा था। ठीक है, बट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका प्राइस तो कम हो गई, प्राइस तो 1 यहाँ कम हो गई, नीचे आ गई, लेकिन सप्लाई यहाँ बढ़ गई। ये चीज था, ये चीज थी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब सप्लाई बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड है प्राइस में से दोनों चीजें बढ़ेंगी, दोनों चीजें कम होंगी, एक चीज बढ़ेगी। तो ये आपको डायग्राम फटाफट बनाना चाहिए। अच्छा, फटाफट से एक और करते हैं। अब क्या कह रहा है वो, अब ये बोल रहा है डिक्रीज का। तो डिक्रीज में आपने ये लिया, ये हो गया आपका डिमांड, और ये हो गया आपका सप्लाई कर। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि सप्लाई कर कम हो गया। तो सप्लाई कर कम हो गया तो बैकवर्ड शिफ्ट जाएगा। अब आप फिर देखो, फिर इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, आप फटाफट से अपनी ये लाइन बनाना। क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गई। तो जब डिक्रीज होगी सप्लाई तो प्राइस बढ़ेगी, और क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी कोई भी हो, डिमांड हो या सप्लाई हो, कम होगी। यहाँ देखो, ये बढ़ गई और यहाँ ये कम। तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ग्राफ बना लें ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। ठीक है, अब एक और चीज आ गई। अब एक और चीज आई है, जितना आता जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ फटाफट से, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो ये कह रहा है कि दोनों चीजें आपकी बढ़ गई। अब आप देखो, ये पहला डिमांड बनाया, ये सप्लाई बनाया, ये हो गया Q, ये हो गया P। पहला ये कह रहा है डिमांड भी लो बढ़ गई हमारी, ठीक है, और सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये नए कर्व आ गए। तो नए कर्व में अब एक चीज नोटिस करो कि प्राइस सेम है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। समझ में आया, प्राइस सेम है, प्राइस सेम, और क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई बढ़ गई। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ग्राफ से ही समझ में आएंगी। ग्राफ बनाओ आप, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे केसेस है जो आप कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि जो डिमांड जिस तरीके तेजी से इंक्रीज हो रही है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे डिमांड का जो गैप है वो ज्यादा है, सप्लाई का कम है। तो न्यू में क्या हुआ, न्यू में प्राइस भी बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ी। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि हमारा जो सप्लाई है वो ज्यादा तेजी से बढ़ा है और डिमांड कम उससे बढ़ा है। तो प्राइस आपकी बढ़ी, तो प्राइस यहाँ पे कम हुई और क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो इस तरीके से आपके सारे वो बनेंगे। बहुत सारे अदर केसेस हैं। फिर ये केस आएगा कि सप्लाई का बढ़ने का जो रेट है वो डिमांड से ज्यादा है या फिर कम है। तो उस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हो। मेन आपको मुद्दा ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। थैंक यू। मुझे लगा आपको पसंद आया होगा। कोई भी सजेशंस हो या आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा ही डीपली समझाती हूँ तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि एवरीबडी इज ए लेमैन। मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट भी किया था कि आप जब भी वीडियो बनाओ तो ऐसा सोचो कि कोई लेमैन है। मेरे खुद फादर ने बोला था कि मैं जैसे अगर वीडियो देखूं कोई भी इकोनॉमिक्स तो मुझे एकदम से समझ में आ जाए।
और पहले मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि सामने वाले को आता है तो मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल से पढ़ा देती थी। मेरे कुछ सीनियर से भी बोले, मांगे ऐसा लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स को बहुत पता है, ये सोचो कि उन्हें जीरो इन्फॉर्मेशन है, कुछ पता ही नहीं, चाहे उन्हें बहुत जानकारी है, तुमसे ज्यादा जानकारी हो, पर ये सोचो कि उन्हें नहीं पता है। तो मैं इसी तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल में बताती हूँ। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट इट। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों को हेल्प करिएगा जिनको जरूरत है। थैंक यू, बाय।